चरक संहिता के अध्ययन और अध्यापन हेतु आप सबका सादर नमस्ते, सादर स्वागत है। और अब हम भगवान धन्वंतरी को नमन कर महर्षि चरक को याद कर यहाँ चरक संहिता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, आयुर्वेद में गुण कितने हैं? बहुत लोगों का हमें जवाब मिला और अधिकतर का ठीक था। इसका आंसर है कि गुणों की संख्या आयुर्वेद में 41 मानी गई है। ये 41 गुण जो हैं उनके अंदर शब्द आदि 5, गुरुवादी गुरु मंत्र आदि 20 और आत्मगुण 6, जो कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रियतन, और परादि गुण 10, पर अपराधी, ये टोटल मिलाकर 41 गुण माने गए हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि मानस रोग की क्या चिकित्सा होती है? आयुर्वेद में 2 तरह के रोग माने गए हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक रोगों की चिकित्सा अलग तरह से बताई गई है और मानसिक रोगों की चिकित्सा अलग तरह से बताई गई है। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो आज का प्रश्न यही कि मानसिक रोगों की चिकित्सा हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और वो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखेंगे। अब हम चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घ जीवितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। और आज का जो अध्ययन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम रसों को जानेंगे और रस क्या है, किस तरह से उसको हम जान सकते हैं, उसको किस तरह से हम अपनी चिकित्सा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाला। चिकित्सा में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आज हम धीरे धीरे उसी की तरफ चलेंगे। और अभी हमने पूर्व कक्षा में श्लोक नंबर 62 जो हमने लिया था, उसमें बताया गया था कि किस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और किस रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यानी कुछ लोग जो है साध्य हैं, कुछ रोग जो है असाध्य हैं। तो असाध्य रोगों की चिकित्सा का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। तो किस तरह से इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आयुर्वेद जो है वो असाध्य रोगों की चिकित्सा ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका भाव क्या है, ऐसा हम अध्ययन के साथ साथ आगे पढ़ेंगे। ये कहा जा सकता है कि कोई भी रोगी जो है तो उसको हम बिना चिकित्सा के तो नहीं छोड़ सकते। जैसा कि अभी हमने माना कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो आयुर्वेद भी ऐसा कहता है कि असाध्य रोगों की भी हम युक्ति पूर्वक कुछ चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन एक चिकित्सक को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा रोग साध्य है और कौन सा रोग असाध्य है। तो इसका विवरण पिछले श्लोक 62 में जो पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम करेंगे जो 63वां श्लोक है। तो उसके अंदर वो फिर महर्षि चरक जो है वो हमें द्रव्यों के गुण कर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। तो द्रव्यों के और गुण कर्मों का क्या मतलब हुआ? हम द्रव्य जान चुके हैं कि द्रव्य क्या चीज होती है। अब इसी तरह से हम गुण और कर्मों के बारे में भी जान चुके हैं, सामान्य और विशेष के बारे में जान चुके हैं। तो अगर हम किसी द्रव्य के गुण कर्म के बारे में जानना चाहें तो वो काफी गहराई में जाना पड़ता है और उनका हमारे वात पित्त के साथ क्या संबंध है। मतलब कि अगर कोई दोष वातज है, पित्तज है या कफज है, तो उसका प्रयोग, अगर उसकी हमने चिकित्सा करनी है तो उसके अंदर हमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हमें उन्होंने बहुत ही सरल एक तरीका बताया है। तो हमें सरल रास्ते में दिखाने के लिए कि किस तरह से हम इनका ज्ञान प्राप्त करते हुए या हम ये डिसाइड करते हुए कि हमने कौन से पदार्थों को कौन से रोगों में हमें प्रयोग करना है। हालांकि वो वात पित्त कफ इनके क्या लक्षण है वो भी बता चुके हैं और उनके लिए कौन से द्रव्य औषधि का कार्य करेंगे ये भी बता चुके हैं। लेकिन फिर भी सरलता की दृष्टि से उन्होंने रसों के बारे में बताया है। अब रस क्या है?
जो हमारी जीवा के द्वारा पता लगता है वो हमारा रस है। अब जीवा सबके पास है और जीवा से हम टेस्ट भी पता कर सकते हैं। कभी भी कहीं पर भी खड़े हुए या कहीं किसी भी स्थिति में हम किसी भी रस को अगर जानना चाहें तो हम जीवा के द्वारा रसों को जान सकते हैं। तो ये हमारे पास एक यंत्र भी बन जाता है किसी भी अपनी चिकित्सा को करने के लिए। तो बहुत तरीका आसान करने के लिए उन्होंने रसों के बारे में बताया। अब रस जो है वो 6 बताए गए हैं। अब 6 रस जो है उनको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। सीक्वेंस स्पेशली कुछ सोच कर बनाया गया है। तो वो सीक्वेंस क्या है उसके बारे में कहते हैं कि वो है मधुर, अम्ल, लवण और फिर कटु, तिक्त, कषाय। तो ये हमारे जो रस हैं वो इस तरह से 6 माने गए हैं। अब इन रसों का महाभूत के साथ संबंध भी बताया गया है। जो हमारे 5 महाभूत हैं उनका रसों के साथ क्या लिंक है, कैसे ये बनाए जाते हैं, कैसे बने हुए हैं, इनके अंदर कौन से महाभूत का जो अंश है वो ज्यादा मिलता है, तो उससे उसकी पहचान है। फिर तीसरे नंबर पे बताया है कि वात पित्त और कफ जो हमें 3 दोष हमारे हैं, तो वो 3 दोष इस रसों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। कौन सा दोष कौन से रस से बढ़ता है या कौन सा रस हमारे किस महाभूत को कम करता है या ज्यादा करता है या दर्शाता है, मतलब उनका आपस में लिंक क्या है। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो इसके अंदर कहते हैं कि रसना अर्थो रसय। रसना तो रसय का मतलब है कि रसना का अर्थ, रसना यहाँ जीवा के लिए लगा है, जीव के लिए लगा है, कि जो जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह रस है। और उसके बाद कहते हैं कि तस्य द्रव्यम आपा क्षितिज तथा। इसका मतलब है कि उसका द्रव्य, किसका द्रव्य, रस का द्रव्य जल और पृथ्वी है। यहाँ पर आपे वर्ड जो है, आपे जल को दर्शाता है। तो रस का जो अर्थ है या जो रस का द्रव्य है वह जल और पृथ्वी है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले उन्होंने जल कहा है, बाद में उन्होंने पृथ्वी कहा है। जल के अंदर, जो रस के अंदर जल की प्रधानता है। रस में जल जो है मुख्य तौर पे रहता है। अब पृथ्वी की इसमें क्या वैल्यू हुई कि पृथ्वी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम जल की बात करें और जल को मैं आपसे पूछूं कि जल का स्वाद क्या है, तो जल का स्वाद हम कह सकते हैं कि ये इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जल का जो स्वाद है वो मधुर है। और हालांकि जब हम पानी को पिएंगे या पानी का अगर हम निरीक्षण करते हैं तो हम इसको मधुर नहीं कह सकते, कोई स्पेशल इसका टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मधुर की तरफ ही गिनते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो मिट्टी का है या इसमें क्षितिज, इसमें जो पृथ्वी तत्व की महिमा बताई गई है या उसका विवरण दिया गया है, तो वो क्या, तो कहते हैं कि जब इसका टेस्ट, अलग अलग जगह का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो जैसे आप ये कहते हैं कि पानी खारा है या पानी मधुर है या पानी मृदु है या पानी कठोर है, तो ये अलग अलग तरह की जो पानी की क्वालिटी आ जाती है उसके अंदर मिट्टी का बहुत बड़ा रोल आता है। तो इसीलिए उसके बारे में कहा कि पानी का द्रव्य, जो रस का द्रव्य है, सॉरी, जो रस का द्रव्य ये हमारा पहले जल और फिर पृथ्वी दोनों के साथ संबंध है। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया है कि ये जो रस है इनके भेद, जैसे हमने बोला कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस जो है वो माने गए हैं। अब 6 रसों का अगर आप इसमें महाभूत देखना चाहें कि महाभूतों का यहाँ पर कैसे इसमें प्रधानता बताई गई है, मतलब अगर मैं मधुर की बात करूं, इसमें पंच महाभूत तो सारे हैं, लेकिन इसके अंदर जल और पृथ्वी इन दोनों का प्रधानता है, दोनों प्रधान है, बाकी जो है वो थोड़े कम है। तो प्रधानता में जल और पृथ्वी, किस में, मधुर में। इसी तरह से अगर हम अम्ल की बात करें
तो इसमें है पृथ्वी और अग्नि। उसके पश्चात आता है लवन, तो लवन का है जल और अग्नि। इसी प्रकार कटु, कटु में है वायु और अग्नि। और साथ में तिक्त, तिक्त के साथ वायु और आकाश। और कषाय में वायु और पृथ्वी। तो ये हमें कुछ समझना है और कुछ याद करना है कि कौन से रस में कौन सा महाभूत प्रधानता उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि अगर हम इनको समझते हैं तो पहले हमें रसों का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। मधुर मीन्स मीठा। कोई भी जो रस हमें मीठा महसूस होगा हम उसको मधुर रस कहेंगे। और ऐसे ही कुछ नमकीन है तो हम उसको कहेंगे लवण रस। और अगर वो खट्टापन लिए हुए है तो हम उसको बोलेंगे कि वो अम्ल है। और ऐसे ही अगर कटु का मतलब होता है, कटु को हम कॉमनली समझ लेते हैं कड़वा। ये कड़वा नहीं है, इसमें हम कड़वा की बजाय हम इसको बोलेंगे कटु का मतलब है चरपरा। अब चरचरा क्या है? चरचरा में हम आएगा कि जिस तरह से हमारा है सौंठ, मिर्च, ये दोनों चीजें जो है। और अगर मैं एक और बात याद कराऊं कि हम अगर त्रिकटु जानते हैं तो त्रिकटु क्या है? त्रि मीन्स तीन और कटु मीन्स जो कटु द्रव्य हैं, तो उनका नाम क्या है? सौंठ, मिर्च और पीपल। तो ये त्रिकटु है। इस त्रिकटु को त्रिकटुआ भी बोल देते हैं और त्रिकुटा भी बोल देते हैं। त्रिकुटा जो है वो हमारा सौंठ, मिर्च, पीपल हो गया। तो इस तरह से हमें कटु रस को पहचानना है कि कटु रस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है तिक्त। तो तिक्त में, यहाँ तिक्त का मतलब तीता, तीता का मतलब कड़वा। यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे नीम, करेला। अगर मैं और बात कहूँ तो इसमें चिरायता, भूमि आंवला, ये सारे जो हैं ये कड़वी चीजें हैं, ये तिक्त है। और उसके बाद आता है कषाय। कषाय जो है वो कसैला। तो ये सारे हमारे इस तरह से आ गया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, अब हमने इनका ये क्या चीज है ये समझा और इनका महाभूत से क्या रिलेशन है वो समझा। अब ये महाभूत में अगर हमने देख लिया कि जैसे मधुर में जल और पृथ्वी है तो अमल में पृथ्वी और अग्नि है। इसीलिए ये जो अमल है वो अग्नि की अग्नि में मतलब अग्नि महाभूत इसमें होता है, इसलिए ये पित्त की वृद्धि करता है या अग्नि की वृद्धि करता है। सिमिलरली अगर हम लवण की बात करें तो इसमें जल और अग्नि है। ठीक है, तो इस तरह से हम महाभूतों को पहचानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम इसका चिकित्सा के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके साथ ही एक और बात समझते हैं कि रसों का हमारे त्रिदोष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब त्रिदोष में क्या? वात, पित्त, कफ। तो अब हमने कहा कि ये रसों को हमें सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहला है मधुर, फिर उसके बाद अम्ल और फिर लवण, ये तीन हुए। तो ये तीनों रस जो हैं ये कफ को बढ़ाने वाले हैं और वात का शमन करने वाले हैं। बिल्कुल सीधा सीधा कि वात को शमन करने के लिए मधुर, अम्ल और लवण, और कफ को बढ़ाने के लिए मधुर, अम्ल और लवण। अब इसका अपोजिट, कि अगर वात को बढ़ाना है तो उसमें कहाँ प्रयोग आएगा? उसका आएगा कटु, तिक्त, कषाय। मतलब पहले तीन ले लिए फिर बाद में तीन ले लिए। तो पहले तीन जो है वो वायु का शमन करने वाले, पिछले तीन जो है, पिछले तीन का मतलब कटु, तिक्त, कषाय, ये वायु का बढ़ाने वाले। इसी तरह से हम इसको अपोजिट लेंगे कफ के लिए। तो कफ को बढ़ाने वाले हुए मधुर, अम्ल, लवण पहले तीन, और उसको खत्म करने के लिए हुए, शमन करने के लिए हुए कटु, तिक्त, कषाय। बहुत सिंपल, एकदम हमने समझा कि अगर कोई भी द्रव्य हमारे पास है और इन टेस्ट के अंदर है तो हम किस तरह से वायु और कफ की चिकित्सा कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। उसके पश्चात नंबर आता है पित्त का। तो पित्त के लिए भी सीक्वेंस हमने यही रखना है, लेकिन वो बीच का रहेगा। बीच का मतलब सिर्फ मधुर को छोड़ दीजिए अभी, और उसके बाद क्या रहा? अमल,
लवण और कटु, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अमल, लवण और कटु जो है ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे इससे पित्त बढ़ जाएगा। और अगर हमें पित्त का शमन करना है तो जो बाकी बचे हुए हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो बाकी क्या बचा हुआ है उसमें आएगा मधुर रस और तिक्त रस और कषाय रस। तो इनसे हम पित्त का शमन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कितना आसान है इसको समझना और याद करना। ये सीक्वेंस रखिए, पहले 3 और लास्ट के 3, और पित्त के लिए बीच के, और वात जो है वो कफ के अपोजिट। मतलब रसों का हमने इस तरह से चयन करना है कि हम उसके अंदर ये देखें कि कौन सा रस कौन से दोष के लिए दोषवर्धक रहेगा और कौन सा दोष शामक रहेगा। तो उसको देखते हुए बड़ी सरलता से हम जो है अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ज़रूरी वाला, मतलब हमारे डेली रूटीन में हम कभी भी किसी तरह से भी जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये हमने बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसको समझना, जो आज का हमारा ये चैप्टर रहा। तो उसके बाद हमारा अब 4th नंबर पे हम किसी अगले अगले पार्ट पे हम जो चल रहे हैं वो है द्रव्य वर्गीकरण। अब द्रव्य वर्गीकरण के बाद बारे में क्या कहता है, कहता है कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो कहते हैं कि कुछ द्रव्य दोषों का शमन करने वाले हैं। किंचित मतलब कुछ, और दोष मतलब दोष जो हमारे वात पित्त आदि है, तो उसमें हमारे दोषों का शमन करने वाले हैं। और किंचित धातु प्रदूषणम, कुछ धातु का प्रदूषण करने वाले हैं। अब यहाँ पर धातु जो शब्द है केवल मात्र धातुओं के लिए नहीं लगा है, रस रक्त मांस में जो हमारे 7 धातु हैं, यहाँ पर दोष और मल को भी साथ में लिया है। यहाँ पर ये सिर्फ प्राय शब्द लिया जाता है, और यहाँ जब द्रव्यों का भेद बता रहे हैं, और वो भेद भी प्रभाव की दृष्टि से, कुछ द्रव्य प्रभाव से कार्य करते हैं। तो उन जो द्रव्य प्रभाव से कार्य कर रहे हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला कि जो द्रव्य दोषों को शांत करने वाले हैं, दूसरा कुछ द्रव्य जो धातुओं को दूषित करने वाले हैं, और इसमें श्लोक में आगे कहते हैं कि स्वस्थ वृतो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। मतलब कि कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। तो इस प्रकार द्रव्यों के 3 भेद बनाए गए हैं। अब इनकी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बताया कि कुछ द्रव्यों को दोषों को शांत करने वाले होते हैं। तो कौन से द्रव्य, तो यहाँ एग्जाम्पल होगा कि जैसे अब तेल है तो तेल में स्नेह, उष्ण और गुरु गुण विद्यमान है। अब ये इन्हीं स्नेह, उष्ण और गुरु गुण के कारण शीत, रुक्ष और लघु गुण वाले वायु का शमन करता है। तेल का जब भी सेवन करवाया जाता है, तेल का अभ्यंग भी कराया जाता है, तेल का जब प्रयोग वायु के लिए किया जाएगा तो ये वायु का शमन करेगा। अब तेल वायु का शमन किस कारण से कर रहा है, वो अपने प्रभाव से कर रहा है। प्रभाव क्यों, क्योंकि जो उसके अपने गुण है वह है स्नेह, उष्ण और गुरु, और वायु का क्या गुण है, रुक्ष, शीत और लघु। तो इसलिए ये इसका शमन करने वाला है। इसी प्रकार घृत के बारे में बात ले रहे हैं, घृत मतलब घी। तो जो घी है वो पित्त का शमन करता है, और मधु जो है, मधु मतलब शहद, वो कफ का शमन करता है। तो ये चीजें जो है प्रभाव से इन वात पित्त कफ को शमन करने वाली हैं। ये एग्जाम्पल बताए गए हैं किसके, जो रोगों को शांत करने वाले हैं। यहाँ शब्द जो आया है शांत, तो शांत हमने समझा शमन को। तो आयुर्वेद में 2 तरह की क्रियाएं हैं, जिसमें एक है शमन और एक है संशोधन। शमन का मतलब है जब रोग कम अवस्था में है, मतलब अभी थोड़ा है,
तो उसका वहाँ दवाई देकर या औषधि का प्रयोग कर कर वहाँ उसको दबाया जाता है। तो इस तरह के तरीके को हम शमन क्रिया कहते हैं। और एक होता है संशोधन। संशोधन होता है कि किसी दोष को, जब वो दोष वहाँ पर बिगड़ गया है या वो कुपित हो गया है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो उसकी अशुद्धियाँ हैं या उसका जो साम्य अवस्था नहीं है, उन दोषों की शुद्धि के लिए, मतलब उस शरीर की शुद्धि के लिए दोषों को बाहर निकाला जाता है, तो उसको संशोधन कार्य कहते हैं। तो शमन और संशोधन दोनों डिफरेंट है। एक से रोगों को दबाया जा रहा है, एक में रोगों का समूल जो है वो खत्म किया जा रहा है। अब इसके अंदर समझने के लिए कि कहाँ शमन करना है, कहाँ संशोधन करना है, तो उसमें होता है कि जिस प्रकार अगर किसी एक मिट्टी के ऊपर मान लो पानी बह रहा है, पानी थोड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि पानी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। तो मिट्टी डालने से पानी जो है वो वहां पर ठहर जाएगा, सूख जाएगा और जमीन जो है वो हमारी ठीक नॉर्मल आ जाएगी। इस चीज को हम कहेंगे कि हमने शमन किया। लेकिन अगर वहां पर पानी बहुत ज्यादा है और हमें जो जमीन है वो ड्राई चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमें वहां से पानी को निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस जमीन को सूखा करना पड़ेगा, मतलब ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो जो हमने पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया, वो एक तरह का संशोधन है। मतलब हम आप शरीर के लिए अगर लें कि अगर कोई सिम्टम थोड़ा नजर आ रहा है और हम औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उससे वो रोग को शांत कर रहे हैं, तो वो हमारा शमन क्रिया हुई। लेकिन अगर हम कुछ क्रियाएं करके दोषों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हम करवाते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, तो ये हमारी संशोधन क्रियाएं हैं। पंचकर्मा जो है वो संशोधन क्रियाओं के अंदर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी रोगों के बारे में बताया है, तो यहाँ दोषों को शांत करने वाले जो है वो उनको हम अलग कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब इसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी तरह के जो द्रव्य हैं जो धातुओं को दूषित करने वाले हैं। अब धातुओं को दूषित करने वाले, उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे जो वातादि दोष है और हमारी धातुएं, अगर ये प्राकृतिक अवस्था में है, लेकिन हम अगर इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे जो वातादि दोष और धातुएं हैं ये प्रकोपित होती है, मतलब ये हमारे बिगड़ जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम विरुद्ध आहार ले रहे हैं, विरुद्ध आहार हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो इसमें होता है कि जो फूड जो आपस में कंपेटेबल नहीं होते, जैसे कि हम बराबर मात्रा में अगर मधु और घृत, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर अगर खाएं, तो ये आयुर्वेद में इसको अविरुद्ध आहार कहा गया है। अगर हम ऐसे ही इसी के अंदर अगर हम लेते हैं कि अगर मधु को गर्म करके खाया जाए, ये बहुत कॉमन सा आजकल हो गया है कि गर्म पानी के अंदर मधु डाल के पिलाने के लिए बोला जाता है कि वेट रिडक्शन आएगा। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध आहार है। शहद को कभी भी किसी भी गर्म चीज के अंदर आयुर्वेद डालने के लिए मना करता है। क्यों करता है, ये हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये जो विरुद्ध आहार है वो हमारी धातुओं को कुपित करता है, या उसका हम जो ये बोलेंगे कि वो उनको दूषित करता है। अविरुद्ध आहार जो, यह हम ऐसा बोले कि जैसे दूध के साथ हमने नमक ले लिया, तो दूध और नमक का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारी धातुओं को दूषित करने वाला है। तो ये एक कैटेगरी अलग बना दी द्रव्यों की। अब तीसरी कैटेगरी आती है कि कुछ द्रव्य जो स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। अब ये स्वस्थ वृत्त का क्या मतलब, कि जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। जैसे हम गेहूं, चावल, मक्का, ये हम रूटीन में यूज कर रहे हैं, तो ये द्रव्य जो है ये हमारे स्वस्थ वृत्त में हितकारी होने की वजह से इसको हम तीसरे कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो ये जो द्रव्य हैं इनका प्रयोग हम निश्चित होकर आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात भी समझनी पड़ेगी हमें कि ये जो तीनों तरह के द्रव्य हैं, ये तीनों तरह का हमें उपयोग जो है वो बहुत बुद्धि से करना पड़ता है। जैसे अभी हमने बोला कि जो
तीसरी तरह के हमने बोला है कि स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। अगर मैं आप गेहूं चावल की बात करती हूँ, तो गेहूं चावल हमारा रूटीन है। हम यहाँ गेहूं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो अगर हम अपने देश के साउथ एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ चावल का प्रयोग ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ भी गेहूं और चावल खूब प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये ठीक है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन अगर इनका भी अति योग कर दिया जाए तो वो हमारे लिए हमारी धातुओं को खराब करने वाला बन जाएगा, मतलब धातुओं को दूषित करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी द्रव्यों का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी बनाने के लिए कि प्रभाव से जो द्रव्य हैं वो कितनी तरह के हैं, वो ये 3 तरह से माने गए हैं। लेकिन अगर उनको प्रयोग करना है तो वहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा व्याख्याकार आगे व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐसा समझाया। तो वो हमें समझना भी है और लगता भी है कि ठीक है, अगर हम उसको युक्ति पूर्वक मात्रा देखकर और देश देखकर, ये हमने जो पूर्व क्लास की उसके अंदर ये सब पढ़ा है कि कोई भी औषधि का अगर हमने प्रयोग करना है तो बहुत सारी अवस्थाओं को देखते हुए हमें उसकी युक्ति करनी पड़ेगी और युक्ति के अनुसार हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हुआ कि ये जो हमने समझा कि द्रव्यों का वर्गीकरण उन्होंने कैसे किया है। तो अब इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है उसके अंदर वो कहते हैं कि जो हमारे उत्पत्ति भेद से द्रव्य, अभी हमने प्रभाव से देखे, अब एक और दृष्टिकोण यहाँ लिया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो हमारे द्रव्य हैं वो उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के माने गए हैं, जो है जांघम, औद्भिद, पार्थिव, और 3 प्रकार के माने गए, जांघम, औद्भिद और पार्थिव। ये 3 प्रकार के हमारे उत्पत्ति के हिसाब से ये द्रव्य मानेंगे। तो अब ये जांघम द्रव्य क्या, जांघम का मतलब है कि जांघम द्रव्यों से पोषण कार्यों में निम्नलिखित प्रयोग जो है वो की जाती है। जैसे इसमें आएगा मद्दे और साथ में गोरस, गोरस में दूध, दही, घी इत्यादि। उसके पश्चात पित्त, पित्त हम जिसको बाइल कहते हैं, पित्त हमारा ये वातादि दोष जो है, वात पित्त कफ, ये वो पित्त नहीं है। यहाँ पित्त जो है वो बाइल के लिए लगेगा। और कई जगह पर यहाँ बताया गया है कि कुछ हमारे जांघम जो प्राणी है, जांघम प्राणियों का पित्त भी औषधि की तरह कार्य करता है। इसके साथ इसमें जो जांघम प्राणी है उनकी वसा, वसा मतलब जो शरीर में चर्बी होती है, तो उस चर्बी का प्रयोग भी हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। साथ में लिया है मज्जा, मज्जा जो बोन के अंदर का मटेरियल है, जिसको बोन मैरो कह सकते हैं, तो बोन मैरो को हम मज्जा कहते हैं। कुछ प्राणियों की जो मज्जा है उसका भी हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है रक्त, रक्त मतलब जो हमारा ब्लड, मतलब रक्त का कहाँ प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये आने वाले अध्यायों में सब डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ केवल मात्र सूत्र रूप में, मतलब चिन्हित किया गया है, सूत्र रूप में बताया गया है कि कौन कौन से जंगम द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे मांस और फिर मल, कुछ प्राणियों का मल भी औषधि की तरह है। अगर मैं मल की बात करूं तो एकदम तो ऐसा लगेगा कि मल कैसे प्रयोग होगा, तो इसमें एक बहुत से प्राणियों का मल जो है प्रयोग में लाया जाता है। अलग अलग प्राणियों के मल के गुणों का एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर। और अगर आप बहुत जनरल से देखें तो गो का जो मतलब गाय का मल मतलब गोबर, गोबर के अंदर बहुत सारे हम यूजेस समझते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। और जो गोबर का प्रयोग है वो चिकित्सा के अंदर बहुत ही किया जा रहा है आजकल, तो काफी ट्रेंडी हो गया ये। उसके पश्चात है मूत्र, गाय का मूत्र, गाय के मूत्र में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और बहुत उसका यूजफुल, उसकी हम गुण को समझ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी कई जंगम प्राणियों के मूत्रों के बारे में भी हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। उसके पश्चात आता है चर्म, चर्म का मतलब स्किन, तो स्किन का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है शुक्र, तो शुक्र का प्रयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। हड्डी, हड्डी आप समझते हैं कि हड्डी का भी बहुत कॉमनली जैसे शुक्ति है,
मुक्ता शुक्ति है या मृग श्रृंग भस्म है। तो मृग श्रृंग भस्म भी हमारे बहुत सारे रोगों के अंदर इसका प्रयोग होता है। इस तरह से हड्डी का भी प्रयोग बताया गया है। उसके बाद आता है स्नायु। स्नायु हमारे कनेक्टिंग मसल्स है, मतलब उसके अंदर जो जोड़ों को जोड़ने के लिए काम आता है, टेंडन बोल सकते हैं, तो टेंडन का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है। उसके बाद है इसमें सींग। तो सींगों का जैसे मैंने अभी बोला कि मृग शिंग जो है वो प्रयोग करते हैं। गाय के सींग का भी प्रयोग किया जाता है, तो गाय के सींग से तो श्रृंगी भी बनती है। तो इस तरह से बहुत सारे सींग का काम किया जाता है। और इसमें देखें कि हमारे आयुर्वेद में कितने साल पहले का ये शास्त्र है, चिकित्सा है, और फिर भी इसमें इतनी बारीकी से उनके गुणों को समझते हुए प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आता है खुर। खुर का मतलब नेल्स, और फिर केश बाल, और रोम। रोम भी वही छोटे बालों के लिए रोम लगाए, और साथ में गोरोचन। गोरोचन जो है बहुत अच्छा वर्ड है, और गोरोचन का मतलब होता है जो बाइल के साथ मतलब बाइल जो है सूख जाता है, मतलब कि गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन को गोरेचन कहा जाता है। तो गोरोचन जो है वो भी कई चिकित्सा में प्रयोग होता है। तो गोरोचन को कॉमनली कहाँ से लिया जाता है? ये हमारे जांघम प्राणियों के गाल ब्लैडर स्टोन से लिया जाता है, कि गाल ब्लैडर से निकाला जाता है, और ये बहुत वैल्यूएबल है। और लेकिन हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। तो ये आयुर्वेद की ब्यूटी है कि जांघम द्रव्यों को किस तरह से उन्होंने बारीकी से एक्सप्लेन करके उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज बता के, प्रॉपर्टीज आज हमने नहीं पढ़ी है, वो आने वाले अध्यायों में ही पढ़ेंगे हम। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसकी नॉलेज हमें मिलती रहेगी, और हम इसका फायदा उठाएंगे, और जितनी कोशिश हो पाएगी हम अपनी चिकित्सा में इसका प्रयोग करेंगे। तो आशा है कि आप इस चरक संहिता का अध्ययन अध्यापन के अंदर आप पूरी रुचि ले रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका लिंक जो है अपने कॉन्टेक्ट्स में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयुर्वेद को समझ सकें और आयुर्वेद का प्रसार कर सकें, और